अस्सलाम वालेकुम। आप में से किस किस के घर में बुज़ुर्ग हैं, ज़रा हाथ उठाइए। वेरी गुड। और आप में से कितने लोग ये चाहते हैं कि वो बुज़ुर्ग जो है वो सेहतमंद हों, चलते फिरते हों, अपने काम खुद से करते हों और लाइफ को एंजॉय करते हों? कितने लोग ऐसा चाहते हैं? वेरी गुड। तो हमारा ऑडियंस जो है वो राइट पीपल हैं और हमारा जो मैसेज होगा, दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी इम्पॉर्टेंट मैसेज जो हम थ्रू आउट दिस सेशन वी विल ट्राई टू कन्वे। कुछ पॉइंट्स होंगे जो हम हाईलाइट करेंगे और मेरा मानना है कि ये मैसेज और ये पॉइंट हमें अपनी लाइफ में जितना जल्दी ये चीज़ समझ आ जाए वो हमारे अपने लिए, और अगर हम मेडिकल प्रोफेशन से रिलेटेड हैं तो हमारे पेशेंट्स के लिए, और डेफिनेटली हमारी फैमिली के लिए, हमारे बुज़ुर्गों के लिए अहम है, इम्पॉर्टेंट है। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। So something definitely happens with age, right? This is a natural process. हम सब चाहते हैं, यहाँ मुझे अपना ऑडियंस ज़्यादातर यंग लोग नज़र आ रहे हैं। आपकी एज में ये ख्यालात ज़रा कम आते हैं, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है वी अंडरस्टैंड लाइफ बेटर वे। सो we'll talk about what is healthy aging, right? And then what are the age related medical problems, and finally we'll talk about how to assess, address and prevent medical problems while we age. So what is before going to healthy aging, if you look over here we have age expectancy in Pakistan. This is Pakistan. We expect 67 years. This is combined for male and female. In developed countries like Japan and New Zealand, life expectancy is about 84 years, 83 or 84 years. As the aging population increases in number, the burden on healthcare system increases, and with modern technology, modern treatment facilities, average age is increasing. So we need to be ready, we need to be prepare ourselves, because अगर हम जो है वो इसको इस तरह से करेंगे कि जी हमने सिर्फ 70-80 इयर्स की एज में ही जाके ट्रीट करना है, तो एट दैट टाइम ट्रीटमेंट ऑफ दीज कॉम्प्लिकेशंस इज़ वेरी एक्सपेंसिव, बहुत तकलीफदेह प्रोसीजर्स होते हैं। तो वी शुड ट्राई टू फोकस ऑन अवॉइडेंस ऑफ दीज कॉम्प्लिकेशन। सो दिस विल बी आवर मेन फोकस। सो WHO डिफाइंस हेल्दी एजिंग। 3 इडियट्स किस किस ने देखी हुई है? ठीक है, तो ये जो पहली लाइन है ये WHO डेफिनेशन है, एज इट इज़ लिख दी है। उसके बाद हम इसको एक्सप्लेन करेंगे व्हाट डू वी मीन बाय दिस। So the process of developing and maintaining the functional ability that enables well-being in older age. ठीक है, तो बेसिकली
हमारा जो फोकस होता है कि फिजिकल हेल्थ, कॉग्निटिव फंक्शन, अब्बा से बात कर रहे हैं, दादा से बात कर रहे हैं, वो आपकी बात समझ भी रहे हैं या नहीं, दैट इज कॉग्निटिव फंक्शन। इमोशनल वेलबींग, डिप्रेस हैं, फैमिली से इंटरेक्शन नहीं है, बाहर दोस्तों से मिलने नहीं जाते, दैट इज इमोशनल वेलबींग। एंड सोशल एंगेजमेंट, आर दे अ यूजफुल मेंबर ऑफ द सोसाइटी, दूसरी चीज़ों में दिलचस्पी लेते हैं नहीं। तो लास्ट लाइन पे अगर गौर करें, healthy aging is not just disease free survival but optimizing physical, psychological and social improvement। ठीक है, तो इन सब चीज़ों पे जो है वो फोकस होना चाहिए। Now these are two examples, this is 84 and this is 84, but you can see the difference, right? And नीचे भी लिखा हुआ है द चॉइस इज योर्स टू मेक। ठीक है, तो ये वाली जो जर्नी है, जो यंग एज, मिडिल एज और उसके बाद हम जो है वो या तो यहाँ एंड करते हैं या हम यहाँ एंड कर सकते हैं। ठीक है, हम ये बात करेंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस। ऑब्वियसली देर आर मैनी थिंग्स जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, बट देर आर अ लॉट दैट वी कैन कंट्रोल and if we wish we can be in this group। अच्छा, हम ये करेंगे कि हमारे 3 सेशंस हैं, तो हर सेशन के एंड पे हम 1 या 2 कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा तो वो हम ले लेंगे, और उसके बाद सेशन के एंड में जस्ट फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। सो व्हाट आर द एज रिलेटेड मेडिकल प्रॉब्लम्स, ये एक छोटी सी लिस्ट है, इसमें से कुछ चीज़ों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। जैसे मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में वी विल टॉक अबाउट फ्रेलिटी एंड सार्कोपीनिया इन डिटेल। देन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, एनी गेस कि आफ्टर द एज ऑफ 45 हाउ मेनी पीपल आर हाइपरटेंसिव। अगर मैं आपसे कहूँ कि 100 लोग हैं जिनकी एज 45 से ज़्यादा है, तो उसमें से कितने लोग जो है वो हाइपरटेंसिव होंगे, क्या आइडिया है? कोई एक आवाज़ ज़रा ज़ोरदार जो नाश्ता करके आया हो। जी 90 to 9, तो फॉर्चुनेटली 90 to 95 नहीं है, 100 में से 33। ठीक है, 1 in 3, तो इतना ज़्यादा कॉमन है। और इसके साथ दूसरी प्रॉब्लम ये है कि बिकॉज दिस इज़ अ साइलेंट डिजीज़, तो अनटिल और अनलेस यू चेक ब्लड प्रेशर यू डोंट नो दैट समवन इज़ हाइपरटेंसिव, और अगर आप चेक नहीं करेंगे तो आप ट्रीट नहीं करेंगे, एंड बिकॉज कोई तकलीफ नहीं हो रही होती तो हम उसको दवाई भी खाना मुश्किल होती है। तो दीज आर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम रिलेटेड प्रॉब्लम्स। देन वी हैव नर्वस सिस्टम, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, सारी जो हमारी ब्रेन फंक्शन है कॉग्निटिव, इस तरह से समझिए कि चीज़ों को समझना, रेस्पॉन्ड करना, ये स्लो होता जाता है। एंड देन वी हैव डिमेंशिया, पार्किंसंस, डिप्रेशन, सो लॉट ऑफ प्रॉब्लम विच आर एज रिलेटेड। टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस, अनफॉर्चुनेटली हम जो है दुनिया में इस वक्त लीडिंग पोजीशन पे हैं रिगार्डिंग दिस मेटाबॉलिक सिंड्रोम एंड डायबिटीज़। About 26% of our population is diabetic, एंड अगर आप इसमें प्री डायबिटिक जो बॉर्डर लाइन ब्लड शुगर्स होती हैं वो भी आप ऐड कर दें, देन इट इज़ अराउंड 40-45%, एंड दीज आर वेरी हाई नंबर्स। सो एवरी मेडिकल पर्सन, everybody should be aware of this, because with healthy diet and healthy lifestyle and weight management it can be controlled, reversed and delayed. So this is very important. Then vitamin deficiencies, vitamin D, B12 and यहाँ पे आयरन नहीं लिखा हुआ, आयरन डेफिशिएंसी। यहाँ पे मुझे मेजॉरिटी ख़वातीन नज़र आ रही हैं। अगर हम आप सबके जो है वो आयरन और हीमोग्लोबिन चेक करें, एक सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ यू जो मेडिकल प्रोफेशन से रिलेटेड लोग हैं, अवेयर हैं, इवन आप लोगों में जो है वो भी बहुत सारे लोग जो है वो आयरन डेफिशिएंसी होगी और एनीमिक होंगे। तो अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम ये होती है
कि when we don't address these problems during early age, then they become chronic and they have their consequences. Respiratory system, especially in smokers, then sleep apnea, renal and genitourinary system, prostate hypertrophy is very common in elderly, vision, cataract, glaucoma, hearing, skin thinning and dryness. So these are all age related problems. Now I'll talk about sarcopenia in next 2-3 slides. This is very important concept, right? So what is sarcopenia? Progressive and generalized skeletal muscle disorder, जिसमें क्या होगा, मसल्स वीक होंगे विद एज, लाइक दिस. अगर आप लोग ये पिक्चर देख सकें, सो दिस इज नॉर्मल एंड यू कैन अप्रिशिएट मसल लॉस इन दिस पिक्चर. ठीक है, दिस इज नॉर्मल एंड दिस इज समवन हु हैज सार्कोपीनिया. एंड होता क्या है कि विद एज we have maximum muscle mass at the age of 30, and with age this muscle mass starts declining, male and female both. ठीक है, तो मसल मास डिक्लाइन का जो परसेंटेज होती है 30 to 50 years, अबाउट 1 per year और 3 to 5% पर डिकेड, यानी कि 30 से 40 साल की उम्र में वी मे लूज 3 to 5% ऑफ मसल मास. ठीक है, उसी के साथ साथ देयर इज़ अ डिक्रीज इन मसल स्ट्रेंथ. ठीक है, ये यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा है. उसके बाद अगर यहाँ देखें ज़रा, 70 years प्लस में अप टू 3% और मोर पर ईयर इन मास. सो वो बुज़ुर्ग जो एक्सरसाइज नहीं करते, जिनकी डाइट प्रॉपर नहीं है, they lose muscle mass very rapidly. और ये now we have scientific evidence. इसकी रीज़न क्या होता है कि जी एज रिलेटेड जो बॉडी में चेंजेस आ रही हैं, हार्मोन्स, हमें पता है कि देयर इज़ अ चेंज इन हार्मोनल लेवल्स, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, जो अभी हमने सारी डिजीज़ के बारे में बात की, दे बेसिकली cause chronic inflammation in our body that leads to this sarcopenia. Then most important, physical inactivity and malnutrition. So clinical features: progressive loss of muscle bulk and tone, weakness. Simple, patient आपके सामने कुर्सी पे बैठे हुए, आपने कहा ज़रा उठ के बताइए, तो वो एकदम से नहीं उठ सके, बल्कि पहले उन्होंने सहारा लिया और फिर काफ़ी टाइम में जो है कई दफ़ा एफर्ट करने के बाद खड़े हुए. दिस इज सार्कोपीनिया. स्लो वॉकिंग, जस्ट जैसे एंटर हो रहे हैं उससे आपको आइडिया हो जाएगा. फटीग एंड डिक्रीज एंड्योरेंस, फ्रेलिटी एंड इंक्रीज रिस्क ऑफ फॉल. तो एक कैस्केड जो है वो स्टार्ट हो जाती है. दिस स्लाइड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, थोड़ा सा इस पर हम देखते हैं. प्रोग्रेशन ऑफ चेंजेस टू मसल फंक्शन विद एडवांसिंग एज. अच्छा, ये जो आपको 3 लाइंस नज़र आ रही हैं, दिस इज समवन रेड लाइन, समवन हु इज सेडेंट्री. ठीक है, जो मोस्ट ऑफ अस आर सेडेंट्री, कि जो फिजिकल एक्टिविटी एक्सरसाइज नहीं करते, तो ये सेडेंट्री है. ग्रीन वन आर एक्टिव एंड दिस इज एवरेज. तो बर्थ से लेके this is 30 years of age, this is age in years, and this is muscle mass. So 30 years की एज तक muscle mass increases, then it starts declining. So those who are physically inactive, sedentary, they have rapid decline in muscle mass. और अगर वो इस एज तक पहुंचते हैं 80 प्लस, तो most of them are disabled, they are not independent. और इसके मुकाबले में अगर आप यहाँ देखें ग्रीन लाइन को, कि those who exercise even at very advanced age, 80-90 years, they are physically active, they are independent. ठीक है, so this is very important. So this arrow is basically showing the difference in
persons who are physically active and people who are not physically active. The only way of being active and healthy while you are 80 years of age is diet, exercise and treatment of any comorbid conditions if they are present. Other than this, a person will be on bed, will require help for doing his daily routine. Thank you. तो आगे चलते हैं. What is frailty? Again, frailty basically जो basic concept है, ये कुछ चीज़ें हमने यहाँ लिखी हुई हैं. What is the basic concept? With the process of aging, body systems are slowed or decreased. जिसमें हमने एक मसल स्ट्रेंथ और वो बात कर ली, दैट इज़ सार्कोपीनिया, दैट इज़ पार्ट ऑफ फ्रेलिटी. देन फिजिकल डिक्लाइन के साथ साथ मेंटल डिक्लाइन, थॉट प्रोसेस इज स्लोड, एमनीजिया और दूसरी इस तरह की जो मेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं, पीपल बिकम स्लो. और इसका जो रिज़ल्ट निकलता है वो ये कि हमारा जो बॉडी का रिज़र्व है, इम्यूनिटी है, वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इलनेस, एंड वंस यू आर इल द chances of complication of that particular illness increases. So what are the symptoms? Generalized weakness, exhaustion, slow gait, poor balance, decreased physical activity, cognitive impairment and weight loss. So it's a combination, not only physical but psychological, socio-economic and everything. We'll talk about briefly in all about all these aspects. So this slide, good. So they are slow to walk, difficulty thinking, depression, body aches, cannot climb stairs, grip, muscle strength is decreased, and they develop sarcopenia. So how do we diagnose clinically? There are different tools. I have highlighted these two tools over here. One is Freud's phenotype and other is Frail criteria. इनके बारे में हम यहाँ briefly बात करेंगे. तो ये बड़ा आसान सा है. What is Freud criteria? If someone decreases weight loss 4.5 kg in past year, low grip strength, इसके लिए जो है वो मीटर होता है जिस पे हम स्ट्रेंथ को मेजर कर सकते हैं. सेल्फ रिपोर्टेड एग्जॉस्शन जो क्वेश्चन के थ्रू पूछते हैं. फिर आप वॉक करा के देख लें. इफ़ द वॉकिंग स्पीड इज स्लो, लेस देन 0.8 मीटर पर सेकेंड, दिस फुलफिल्स वन क्राइटेरिया. एंड देन देयर इज़ रिड्यूस फिजिकल एक्टिविटी. आप पूछते पूरे हफ्ते क्या किया, तो देयर इज़ वेरी मिनिमल फिजिकल एक्टिविटी. सो इफ़ देयर इज़ नो क्राइटेरिया पर्सन इज मीटिंग, दिस इज़ रोबस्ट. Pre-frailty, if 1 to 2 criteria are present, or if 3 or more, then this is frail person. ये फर्दर डिटेल है जिसमें हम नहीं जाएंगे, तो ये नेट पे अवेलेबल है. एनीवन इंटरेस्टेड कैन हैव अ लुक. सो व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स फॉर फ्रेल? एज. वुमेन के सामने एज नहीं लिखी हुई, तो ख़वातीन जो है वो एक तो ये कि दे आर सेंसिटिव अबाउट देयर एज, तो इस वजह से नहीं लिखी. और दूसरी बात ये कि दे मे बी फ्रेल एट एनी एज. अनफॉर्चुनेटली जब हम क्लिनिक पे देखते हैं बाज़ औक़ात के जस्ट अ 50 years old lady, 55 years old lady, and she has 90 or 95 kg weight, osteoarthritis of knees, 5-10 साल की डायबिटीज़, फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत ही लिमिटेड, और उसके आगे हमें खौफ आ रहा होता है कि इससे आगे इनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ और सारा कुछ क्या होगा. बहुत सारे मरीज़ों में जो ये टाइम होता है, ये इंटरवेंशन अगर इस टाइम पे मिस हो जाए, जो मोस्टली मिस हो जाती है, इससे आगे का जो टाइम है वो हर किसी के लिए, पेशेंट के ख़ुद के लिए, ट्रीटिंग फिजिशियन के लिए, फैमिली के लिए बड़ा टफ हो जाता है. तो
व्हेन समवन हैज़ कोमॉर्बिड कंडीशंस, जिनके बारे में हमने पहले भी बात की, देन देर आर मोर चांसेस ऑफ डेवलपिंग फ्रेल. अगर किसी को डायबिटीज़ है, किसी को रीनल फेलियर है, या स्मोकर हैं, COPD, एनी क्रॉनिक कंडीशन मे लीड टू अर्ली फ्रेलिटी. कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं? डिसेबिलिटी, अपना काम खुद से नहीं कर सकते, जो रूटीन डेली एक्टिविटीज़ हैं उसके लिए भी दीज पीपल आर डिपेंडेंट ऑन अदर फैमिली मेम्बर और अदर पीपल. दे हैव अ रिस्क ऑफ फॉल, hospitalization, and once they are hospitalized there are more chances of complication. If they have any surgical procedure, there are chances of complication, long hospital stay, and usually recovery is delayed after any procedure. So this frailty does not develop during 1 month, 3 months. Usually this is a chronic process. तो आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं और उसके बाद ग्रेजुअली फिज़िकल डिक्लाइन होता है, फिज़िकल एंड मेंटल, that ultimately leads to disability and then death. So disability means ke simply when you are dependent on someone else for daily routines like taking a bath, cleaning yourself, changing clothes, this sort of activities. तो ये हमने बात कर ली. सो फ्रेलिटी प्रिडिक्ट्स नेगेटिव क्लिनिकल आउटकम्स. ठीक है, इट लीड्स टू डिसेबिलिटी, इंक्रीज हेल्थ केयर कॉस्ट, फॉल्स, हॉस्पिटल एडमिशंस, मोर्टेलिटी, नर्सिंग होम एडमिशंस, एंड नंबर ऑफ ड्रग्स यूजुअली इंक्रीजेज विद टाइम. सो न्यूट्रिशन और फ्रेलिटी का आपस में क्या इंटरेक्शन है? सो यूजुअली जो ट्रिगर्स होते हैं एडवांसिंग एज के साथ डेंटल प्रॉब्लम होंगे, डाइजेशन प्रॉब्लम होंगे, एंड बिकॉज ऑफ दिस देयर इज डिक्रीज फूड इनटेक एंड मेल न्यूट्रिशन. दिस लीड्स टू chronic malnutrition, sarcopenia, then there is gradual decrease in hormone level which are beneficial for us, and ultimately all of this leads to performance change, frailty, decreased physical performance, more diseases, etc. So this is very important, and because we have a separate session on nutrition, तो nutrition वाला part जो है हम थोड़ा सा briefly करते हैं. But now we have a lot of scientific research that proves that people who take nutritious diet, by nutritious diet we mean fruits, vegetable, dry fruits, dairy products, eggs, ठीक है, ये सारी चीज़ें, तो जिनकी डाइट में ये रेगुलर शामिल होते हैं उनका आउटकम और फ्रेलिटी स्केल एज कंपेयर टू दोज जिनके लाइफ स्टाइल में जंक फूड और बेकरी और इस तरह की चीज़ें शामिल होती हैं, दोनों की फिज़िकल कंडीशन में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है. एंड विटामिन डी लेवल, यहाँ पे हम क्या दिखा रहे हैं, ये जो आपको ब्लू वाला है, दीज आर द पीपल हु आर फ्रेल. अगर आप यहाँ देखें तो पीपल हु हैव 2 और मोर विटामिन डेफिशिएंसीज, जिसमें विटामिन डी डेफिशिएंसी इज़ वेरी कॉमन इन आवर पॉपुलेशन. अगेन जैसे मैंने आयरन के बारे में कहा था, जितना भी ऑडियंस है, अगर आपने अपना विटामिन डी लेवल कभी चेक नहीं किया और सप्लीमेंट्स नहीं लिए, तो आप में से हो सकता है कि आधों से ज़्यादा जो है वो विटामिन डी डेफिशिएंट हो. होता क्या है? होता यह है कि हमें थकन हो रही होती है, एक्सरसाइज इंटॉलरेंस होती है, सीढ़ी चढ़ते हुए सांस फूल रही है. वी अज्यूम के क्योंकि ये क्रॉनिक कंडीशंस होती हैं तो वी अज्यूम के जी हमारी फिटनेस ऐसी ही है, ठीक है. लेकिन बहुत सारी जो फिटनेस रिलेटेड इश्यूज हैं, दीज मे बी सेकेंडरी टू आयरन और विटामिन डी डेफिशिएंसी. आसानी से चेक हो सकता है, आसानी से रिप्लेस हो सकता है, तो वी शुड फोकस ऑन दैट.
अब इन सारी चीज़ों को हमने किन किन चीज़ों के बारे में बात की हमने, व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्दी एजिंग, व्हाट इज़ सार्कोपीनिया, फ्रेलिटी, उसके कॉजेस, सिम्टम्स, होता क्या है, एंड देन कॉम्प्लिकेशन। अब हम बात करेंगे कि हाउ टू मैनेज दिस कंडीशन, राइट। सो वी नीड multidisciplinary approach. As a physician, I do understand at clinic we have limited time, right? तो ये अज्यूम करना या ये एक्सपेक्ट करना किसी फिजिशियन से कि वो बैठ के ये सारी चीज़ें कवर कर सके इज़ नॉट पॉसिबल. सो वी नीड जीरियाट्रिशियन, न्यूट्रिनिस्ट, फिजियोथेरापिस्ट, फार्मासिस्ट एंड सोशल वर्कर. एंड द गोल इज़ प्रिवेंट डिसेबिलिटी, improve strength and balance and optimize chronic disease control. So the most important one is, हम जिन चीज़ों के बारे में बात करेंगे, these are the things. The most important thing is prevention. You all agree with this, right? So how can we prevent frailty, sarcopenia and other medical problems in old age? जो हमारे पास एक पेशेंट स्ट्रोक के साथ एडमिट होता है एट द एज ऑफ 65 या 70, उसमें से 70% लोग वो होते हैं जिनको लॉन्ग स्टैंडिंग अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन होता है. सही है. तो जब आपने अगर 40 इयर्स की एज में या 45 इयर्स की एज में ब्लड प्रेशर हुआ, ठीक है, या तो चेक नहीं हुआ या कंट्रोल नहीं हुआ या दवाई खाई छोड़ दी या दवाई खाई उस पर कंट्रोल नहीं था, डॉक्टर के साथ फॉलो अप नहीं किया, ठीक है, तो आप कहाँ एंड अप होंगे? एट द एज ऑफ 65 यू मे एंड अप इन हॉस्पिटल इमरजेंसी विद अ ब्लड प्रेशर ऑफ 220 सिस्टोलिक, स्ट्रोक, हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर और एट्रियल फिब्रिलेशन. सो बेसिकली अगर आपका स्टार्टिंग पॉइंट वो होगा जहाँ पे पेशेंट हॉस्पिटल इमरजेंसी में प्रेजेंट कर रहा है विद अ कॉम्प्लिकेशन, दैट इज़ टू लेट. ठीक है. तो यहाँ पे हमारा जो प्रैक्टिकल आपके लिए पॉइंट है वो ये है कि घर जाके आपके घर में जितने भी बुज़ुर्ग हैं, वैसे किसी को बुज़ुर्ग खातून को 50-55 साल की उम्र में कह दें तो बाज़ औक़ात नाराज़ भी हो जाती हैं. तो कोई भी पर्सन घर में जो अगर 40 साल से ऊपर है तो उनका ब्लड प्रेशर चेक करें. आप में से कितनों को ब्लड प्रेशर चेक करना आता है? वेरी गुड, वेरी गुड. तो इफ़ यू कैन चेक ब्लड प्रेशर देन यू शुड बी द फ्रंट लाइन सोल्जर. ठीक है. स्टार्ट कहाँ से करें? पहले एक दफ़ा अपना ब्लड प्रेशर चेक कर लें. आप सब यंग हैं तो इंशाल्लाह आप में से तकरीबन तमाम का ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल होगा. देन टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली कि जितने लोग भी 40 से ऊपर हैं सबके ब्लड प्रेशर चेक करें. नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है? वेरी गुड, वेरी गुड. पहले हम कहते थे कि 140/90 से ऊपर हाइपरटेंशन होता है. नाउ देयर इज़ अ सजेशन इन सम न्यूअर गाइडलाइंस के ब्लड प्रेशर जो है 130/80 से ऊपर हम उसको हाइपरटेंशन कहते हैं. ठीक है. तो नॉर्मल याद रखें. एनीथिंग अबव नॉर्मल, एनीथिंग अबव 120/80 चेक ट्वाइस इज एबनॉर्मल एंड नीड्स इंटरवेंशन. ठीक है. इसी तरह से जो ये बकाया कोमॉर्बिड्स हैं, जब तक हम इन प्रॉब्लम्स को, जब तक हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम को 40, 45, 50 साल की उम्र में एड्रेस नहीं करेंगे बाय इंटरवेंशन, बाय लाइफ स्टाइल इंटरवेंशन एंड मेडिकेशन इफ रिक्वायर्ड, वी कैन नॉट प्रिवेंट फ्रेलिटी इन ओल्डर एज. ठीक है. फिर तो कोई ना कोई ऐसा इवेंट होना ही, कोई आउटलायर होंगे यकीनन कि किसी का ब्लड प्रेशर 25 साल से 200 हो और उसको कोई कार्डियक इवेंट ना हो, उसको स्ट्रोक ना हो. यस, बिल्कुल पॉसिबल है. मेजॉरिटी के साथ ऐसा नहीं होगा. ठीक है. मेजॉरिटी विल एंड अप इन सम हॉस्पिटल इमरजेंसी विथ सम मेजर कॉम्प्लिकेशन. अच्छा जी, व्हाट इज़ नेक्स्ट? स्क्रीन ओल्डर पीपल फॉर मेल न्यूट्रिशन एंड फ्रेलिटी. तो ये हमारा क्राइटेरिया था. इसमें से फ्रेल क्राइटेरिया हम यहाँ पे बात कर सकते हैं. जस्ट
5 very easy question. Fatigue, do you feel tired all or most of the time? कुछ डिपार्टमेंट्स में एंटर होने के बाद लगता है कि वहाँ फ्रेलिटी बहुत यंग एज में आ जाती है, ठीक है, वहाँ दाखिल हों तो ज़्यादातर लोग जो है वो काम करने के मूड में नहीं होते, बट दैट इज़ प्रॉबली नॉट ट्रू फटीग और फ्रेलिटी. रेजिस्टेंस, are you unable to climb one flight of stairs? So these are very simple, easily, कि ये आपने जस्ट 2-3 चीज़ें पूछी हैं और आपको आइडिया हो गया. लॉन्ग वॉक कर सकते हैं या नहीं. डू यू हैव 5 और मोर क्रॉनिक इलनेसेस मीनिंग डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, डिस्लिपिडीमिया वगैरह. हैव यू लॉस्ट 5 kg वेट इन पास्ट 1 year? सो वेरी इजीली ये आप पूछ सकते हैं. और इसका जो अगर आपके पास ज़ीरो स्कोर आ रहा है, दीज आर नॉर्मल पीपल, रोबस्ट पीपल. 1 to 2 आर प्री फ्रेल जिसमें इंटरवेंशन से फ़ायदा होगा. 3 to 5 आर फ्रेल जिसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है. तो इसकी क्लिनिकल इम्पोर्टेंस क्या है कि हार्डली विद इन 2 minutes, चाहे आप नर्स हैं, जनरल प्रैक्टिशनर हैं, किसी भी स्पेशलिटी में काम कर रहे हैं, यू कैन डायग्नोज वेरी ईजीली. जब आप किसी को लेबल कर लेते हैं तो फिर आप उसके साथ डाइट, एक्सरसाइज पूरा एक प्लान कर सकते हैं कि हाउ टू हैंडल दिस सिचुएशन. देन दीज आर सर्टन ब्लड टेस्ट. मैंने यहाँ पे जो रूटीन जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन एंड रूटीन टेस्ट हैं वो यहाँ पे मेंशन नहीं किए, बट वी नीड टू चेक दीज ब्लड टेस्ट इंक्लूडिंग CBC, एल्बुमिन, विटामिन D. तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए क्या है कि बाज़ औक़ात हमारे पास पेशेंट आते हैं क्लिनिक पे जो कई सालों से डिफरेंट फिजिशियंस को दिखा रहे होते हैं, लेकिन जब आप उनसे कोई बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर कोई हाइपरटेंसिव है और आपने पूछा कि आपका क्रिएटिनिन लेवल क्या है, तो बहुत सारों को नहीं पता होता. आप पूछते हैं पिछले 2 साल में चेक हुआ था या नहीं, उनका कभी चेक ही नहीं हुआ होता. तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टू डू रूटीन बेसलाइन टेस्ट बिकॉज सम एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन में कॉज renal failure, hyperkalemia. So this is very important. So treat the associated medical problems and nutritional deficiencies. हमारे यहाँ जो common nutritional deficiencies हैं, iron, vitamin D and vitamin B12. For example, someone diabetic taking metformin for long time. Metformin मैं ब्रांड नेम भी बता देता हूँ ताकि आप लोग अंडरस्टैंड कर सकें. हम बात करें ग्लूकोफेज, न्यूडिपार, दिस इज़ मेटफॉर्मिन, ठीक है, बहुत कॉमन है, हमारी फर्स्ट लाइन एंटी डायबिटिक मेडिकेशन है. अगर आप प्रोलॉन्ग यूज़ करते हैं फॉर ईयर्स देन इट मे कॉज विटामिन B12 डेफिशिएंसी, ठीक है. तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप फिजिशियन के पास जा रहे हैं तो वो सिर्फ डायबिटीज़ का नंबर नहीं देख रहा कि फास्टिंग 110 आ गई तो ठीक है, उससे बियॉन्ड हमें कुछ नहीं करना. वी ऑलवेज हैव टू सी द whole patient, all issues. Sometimes we see, especially this is quite common in elderly females, serum hemoglobin लेवल जो है वो 10.5. आप पुरानी रिपोर्टें देखें, 2 साल पहले कितना था, 10 था. 5 साल पहले कितना था, 10 था. MCV कितना है, 65. कभी डॉक्टर से बात हुई इस बारे में, कभी डिस्कशन नहीं हुआ. हम तो कार्डियोलॉजिस्ट को भी दिखा रहे थे, हम तो डायबिटीज़ के डॉक्टर को भी दिखा रहे थे, और जो हमारे फैमिली डॉक्टर हैं वो भी देख रहे थे. क्या होता है कि जो क्रॉनिक इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, वी अज्यूम कि दीज आर नॉर्मल फॉर दिस पर्टिकुलर पेशेंट, वाइल एट मैनी टाइम्स देयर आर वेरी सिंपल रीजंस. आयरन डेफिशिएंसी, मेरे पास एग्जैक्ट नंबर नहीं है कि पाकिस्तानी पॉपुलेशन में कितनी ख़वातीन और कितने मर्द जो हैं वो आयरन डेफिशिएंट हैं, लेकिन अगर आप अब जब भी आपका इंटरेक्शन हो, आप लोगों के हीमोग्लोबिन और उसके साथ MCV देखें, MCV अगर 75% से कम हो, दैट इज़ सजेस्टिव कि दिस इज़ आयरन डेफिशिएंसी. दिस इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ एनीमिया, एंड बाय जस्ट डूइंग दिस इंटरवेंशन, ट्रीटिंग एनीमिया, iron replacement, you can improve lifestyle of a lady. Exercise capacity may increase, exertional shortness of breath may decrease, body aches may improve. So these are very simple things, often neglected and have lot of impact if you intervene.
सो न्यूट्रिशन एक्सरसाइज ये अभी हम तफसील से बात करेंगे. हेल्दी डाइट इज़ इन्वर्सली एसोसिएटेड विद डेवलपमेंट ऑफ फ्रेलिटी. इसके बारे में हमने इनिशियल बात की. दिस इज़ वन स्टडी एंड in this study what they did, they divided people into two groups. One group was that who was taking a healthy nutritious diet and the other one and there is 70% probability of not having frailty if you are just taking nutritious healthy diet. ठीक है, तो this is important. सो क्या रिक्वायरमेंट होती है? प्रोटीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कितनी रिक्वायरमेंट होती है? 1 to 1.2 ग्राम पर kg. देन वाइटामिन डी, कैल्शियम, ओमेगा 3 तो फिश में ये होता है, तो वी शुड टेक फिश एटलीस्ट ट्वाइस पर वीक. कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए हम अभी बाद में दूसरे सेशन में तफसील से बात करेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है सिर्फ एक कॉन्सेप्ट पे बात करके वी विल मूव फॉरवर्ड कि देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सरसाइज. जैसे हमारा एक प्रिस्क्रिप्शन होता है ना जिसमें डिफरेंट टाइप की मेडिकेशंस लिखी होती हैं, इसी तरह से एक्सरसाइज भी डिफरेंट टाइप्स की होती हैं. सिंपल वॉकिंग इज़ गुड बट इट डज नॉट प्रोवाइड ऑल द बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज. तो मसल स्ट्रेंथ सिर्फ जब तक आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग ना करें लाइक दिस वन, जब तक आप मसल स्ट्रेंथ जो है वो मेंटेन नहीं कर सकते. सो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, बैलेंस ट्रेनिंग ये अभी हम दूसरे सेशन में बात करेंगे. आखिर में आई टॉक अबाउट 2-3 प्रैक्टिकल एस्पेक्ट. समटाइम्स वी कम अक्रॉस विद पीपल 80 years एज, डायबिटीज़, कार्डियक प्रॉब्लम एंड एक और कोमॉर्बिडिटी साथ में ऐड कर लेते हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस. मैंने अभी 2 दिन पहले ही देखा. जो रूमेटोलॉजिस्ट का प्रिस्क्रिप्शन था उसमें कोई 6 दवाइयाँ लिखी हुई थी. डायबिटीज़ के लिए 4 दवाइयाँ थी और फिर जो है क्योंकि एलवी डिसफंक्शन, हार्ट फेलियर था, तो जो कार्डियोलॉजिस्ट का प्रिस्क्रिप्शन था उसमें कोई 8 दवाइयाँ जो हैं उसमें लिखी हुई थी. बिलीव मी एट दैट एज हम मरीज़ों को सिर्फ डांट डपट करके, क्योंकि हमें गाइडलाइन ने ये बताया है कि इस दवाई का ये फ़ायदा है, इसका ये फ़ायदा है, इसका ये फ़ायदा है, लेकिन कभी आप ख़ुद अपने आप को उस जगह रख के देखें कि अगर 10 गोलियां सुबह में नाश्ते के बाद खानी है, 4 दोपहर में खानी है और 12 रात के खाने के साथ खानी है, दैट इज़ टू मच फॉर एल्डरली पर्सन. दिस इज़ वन. ऑलवेज ट्राई टू डिक्रीज नंबर ऑफ टैबलेट्स. दिस इज़ वन थिंग. सेकेंड थिंग, जब भी ये 4-5 डॉक्टर किसी पेशेंट को देख रहे होते हैं एंड दे आर बिजी कंसल्टेंट्स, दे डोंट हैव टाइम टू लुक एट द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ अदर डॉक्टर्स कि एंडोक्राइन वाला क्या दे रहा है या रिमेटोलॉजिस्ट क्या दे रहा है, देन देयर इज़ अ प्रॉब्लम एंड दिस इज़ वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम. बॉटम लाइन इस राइट का जो मैसेज है, एल्डरली ओल्डर एज में जस्ट डू मिनिमल मेडिकेशन जो एसेंशियल मेडिकेशन है. स्टॉप ऑल अदर medications which are not essential. आइसोलेशन, ठीक है, कितनी ही सादतमंद औलाद हो, अगर वो वर्किंग है तो अपने पेरेंट्स को कितना टाइम दे पाते हैं. ठीक है, तो हमें जो है वो अगर ये एक मैसेज आप यहाँ से लेके जाएं कि बुज़ुर्गों को हमें उनके कमरों तक आइसोलेट नहीं करना है. ठीक है, दे शुड इंटरेक्ट विद अदर फैमिली मेम्बर. अगर वो फिज़िकली मेंटली कैपेबल हैं कि घर से बाहर जा सकें, किसी सोशल एक्टिविटी में कोई काम कर सकें, तो उसको इनकरेज करना चाहिए. ख़वातीन क्या प्रॉब्लम होती है कि 3-4 बेटे बेटियां जो फैमिली में साथ रहते हैं और वो सब इंतहाई अच्छे सादतमंद औलाद है जो अम्मा का बहुत ज़्यादा ध्यान करती है. ठीक है, अब वो क्या करते हैं कि अम्मा जी हॉस्पिटलाइज हुई, माइनर अटैक हुआ था, एंजियोप्लास्टी हो गई, दवाइयाँ खा रही हैं, बिल्कुल फिट हैं, लेकिन अब घर वाले उनको घर का काम नहीं करने देते. उनको कुकिंग पसंद है, उनको कुकिंग नहीं करने देते.
ठीक है। इसी तरह से घर से बाहर जाना है, कोई फिजिकल एक्टिविटी, सब चीज़ों में कि जी आप बीमार, बिलीव मी, एक्सरसाइज करने से, फिजिकल एक्टिविटी करने से कोई बीमार नहीं होता, अनटिल और अनलेस यू आर एक्यूटली इल और आपके डॉक्टर ने आपको मना किया हो। अदरवाइज तो ये बुज़ुर्गों के साथ जो है वो हमें ये जुल्म नहीं करना चाहिए कि हम उनको जो है वो आइसोलेट कर दें। लास्ट पॉइंट इससे रिलेटेड, मैं मेडिसिन प्रैक्टिस 25 साल से ज़्यादा अरसे से कर रहा हूँ। नाउ आई नो फैमिलीज़, जो किसी को मैं 10 साल से जानता हूँ, 15 साल से जानता हूँ, 20 साल से जानता हूँ। देर आर मेल्स हु आर विडो over last 20 years, there are females who are widow or separated or whatever, they are single for last 20-25 years, right? I think this is an issue. हमें जो बुज़ुर्ग हैं उनमें इस्लामी लिहाज से, सोशली, मेडिकली, हर लिहाज से वी शुड इनकरेज कि अगर वो सेकंड मैरिज करना चाहें, वी शुड इनकरेज देम। वो अपने मुंह से नहीं कहेंगे, क्योंकि हमारे माशरे में जो है प्रॉबली अगर कोई खातून 60 साल की उम्र में कहे कि वो शादी करना चाहती है, तो इसको हम सब जो है वो ऐसे आंखें खोल के देखेंगे कि जैसे पता नहीं उन्होंने कितनी बुरी बात कह दी। तो मेरा जो है, क्योंकि आई सपोर्ट दिस, आई अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, तो मेरा अपने मरीज़ों से इस सिलसिले में डिस्कशन होता है। एंड बिलीव मी, जो बहुत सारे हमारे मरीज़ हैं वो चाहते होते हैं, उनकी नीड होती है, लेकिन ना वो अपने मुंह से कह सकते हैं। और अगर हम उनकी औलाद को बुला के इस बारे में बात भी करते हैं तो मोस्टली आई गेट अ नेगेटिव रेस्पॉन्स कि जी ये चीज़ जो है ये सही नहीं होगी, लोग क्या कहेंगे, कैसे बातें बनाएंगे और किस तरह की चीज़ें। अभी रिसेंटली सोशल मीडिया पे शायद आपने देखा हो, फेसबुक पे था, डॉक्टर जुल्फ़िकार भुट्टा जो आ खान में होते हैं, ही इज़ अ वेरी सीनियर प्रोफेसर, ही इज़ प्रॉबली 70+ एंड ही रिसेंटली गॉट मैरिड। मुझे नाम नहीं पता, डॉक्टर नजीब बसीर जो हमारे कार्डियोलॉजिस्ट थे मरहूम, उनकी विडो के साथ उन्होंने शादी की। एंड आई थिंक एज ए कम्युनिटी वी शुड इनकरेज दी सॉर्ट ऑफ थिंग, क्योंकि इसका इम्पैक्ट जो है वो उन लोगों के लिए, भाई उनको, आप अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, आपकी अपनी मसरूफियात हैं, उन बुज़ुर्गों को, उनको आप क्यों डिप्राइव करते हैं, उनको क्यों आप अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी जो है वो नहीं जीने देते। तो दिस इज़ अनदर वन इम्पॉर्टेंट टेक होम मैसेज। रेफरल, अगर चीज़ें बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल पे हैं, आप उनको रेफ़र कर सकते हैं to proper center. Fortunately at Taba Hospital we have a full-fledged rehabilitation department. डॉक्टर फरजाना से मैं कहूँगा कि वो अपनी टॉक के दौरान थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन भी दे दें। और रिड्यूस हॉस्पिटलाइजेशन, जो डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं ना एज के हिसाब से, और डिफरेंट चीज़ें जो हैं मेडिकल, वो जो है वो हमें उन बुज़ुर्गों को उस डिस्कशन में शामिल करना चाहिए। एट टाइम्स चीज़ें इतनी ज़्यादा ख़राबी की तरफ जा चुकी होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे साथ जो हमारे कार्डियक पेशेंट होते हैं, कई मरीज़ हैं 80 इयर्स की एज में हार्ट अटैक हुआ, हमने एंजियोग्राफी की, 3 वेसल डिजीज़, हमने कहा बाईपास सर्जरी होगी, उन्होंने कहा नहीं डॉक्टर साहब, बाईपास सर्जरी इज़ टू मच फॉर मी, आई जस्ट वांट कंफर्ट केयर। ठीक है, ये उनका हक है, ठीक है, गाइडलाइंस में लिखा हुआ है कि जी 3 वेसल डिजीज़ के साथ। और बिलीव मी, कई मरीज़ ऐसे हैं जिन्होंने बाईपास रिफ्यूज़ किया, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, एंड दे आर एंजॉइंग गुड लाइफ। सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज़ माई लास्ट पॉइंट। इसके बाद एक छोटी सी वीडियो है, फिर हम यहाँ पे एंड करेंगे। बहुत सारे बुज़ुर्ग हमारे पास आते हैं जो एस्प्रिन ले रहे होते हैं फॉर प्राइमरी प्रिवेंशन, जिनको कोई हार्ट डिजीज़, एंजियोप्लास्टी, बाईपास, स्ट्रोक, इस तरह की कोई चीज़ नहीं हुई होती पास्ट में, लेकिन वो जो है एस्प्रिन खा रहे होते हैं बहुत सालों से, और उसके साथ साथ वो, क्योंकि एस्प्रिन से सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ पीपल गेट GI प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो क्या होता है कि वो साथ साथ में प्रोटॉन पंप इनिबिटर्स भी ले रहे होते हैं। एस्प्रिन इज़ नॉट रिकमेंडेड फॉर प्राइमरी प्रिवेंशन आफ्टर द एज ऑफ 70 ईयर्स। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर कोई पेशेंट हैं
जिनकी एज 70 ईयर्स से ज़्यादा है, उनको प्राइमरी प्रिवेंशन के लिए एस्प्रिन इज़ नॉट रिकमेंडेड. एंड वाई इज़ दैट? ये 2018 में कुछ ट्रायल्स हुई थी. दिस इज़ फॉर डायबिटिक पेशेंट, दिस इज़ फॉर मॉडरेट रिस्क पेशेंट एंड दिस इज़ एल्डरली मोर देन 70 ईयर्स. और इसमें 100 मिलीग्राम एस्प्रिन दी थी फॉर प्राइमरी प्रिवेंशन. और इन सारे लोगों में जीआई कॉम्प्लिकेशन जिनका इंसिडेंस 15 to 20% होता है, जिसमें पेप्टिक अल्सर डिजीज़, ये उनमें ये कॉम्प्लिकेशंस हुई और बेनिफिट जो है या तो नहीं हुआ या बेनिफिट उस साइड इफ़ेक्ट से कम था. ठीक है, तो दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. डोंट गिव एस्प्रिन फॉर प्राइमरी प्रिवेंशन ऑफ कॉर्नरी डिजीज़ इन एल्डरली पीपल. ठीक है, दिस इज लास्ट. What will your last 10 years look like? Will you be quick enough for a game of tag with your grandchild? Strong enough to embrace every moment? Will you grow old with vitality? Or get old with disease? It's time to decide. The average Canadian will spend their last 10 years in sickness. Change your future at makehealthlast.ca. So only quality is not important. अगर modern health care facilities life expectancy को prolong कर रही हैं, but उसके साथ quality नहीं है, तो that is not important. ठीक है, यहाँ पे हम एंड करेंगे. We will take questions after all 3 talks. Hopefully जो हमारे ये मैसेजेस हैं ये आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए और हमारे पेशेंट्स के लिए हेल्पफुल होगा. नाउ आई विल इनवाइट डॉक्टर फरजाना. शी इज़ आवर रिहेबिलिटेशन एक्सपर्ट और इनका जो प्रोफाइल है वो इतना तवील है कि मैं हमेशा भूल जाता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं ये करती रहती हैं. इन्होंने तब्बा हॉस्पिटल में जो हमारा रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट बिल्ड किया वो बहुत सारी रिसर्च करती रहती हैं और बहुत सारे एकेडमिक सेशंस जो हैं वो करती रहती हैं और बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ एसोसिएटेड हैं, काफ़ी सारे डिप्लोमा और काफ़ी सारी चीज़ें. तो डॉक्टर फरजाना.